गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में अपन ने सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर होते हैं, क्या हमने उसको याद करने के लिए, एक्सेप्शंस को याद करने के लिए कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, वो ट्रिक्स हमको याद होनी चाहिए। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि सर आप आयनाइजेशन एनर्जी पे वीडियो बनाइए। और वैसे देखा जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पे लगभग लगभग ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे करती है, इनका ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, इनके अंदर एक्सेप्शंस क्या हैं, कैसे हम एक्सेप्शंस को याद रखेंगे, वो सब चीज़ें हमें इस टॉपिक में देखनी है। ऐसे ही मैं डेली बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, उस बात पे चलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलें। एक और चीज, मैं मेरे लेक्चर की पीडीएफ जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे फेसबुक चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस पेज को फॉलो करेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आप डाउनलोड करके इस नोट्स की पीडीएफ को भी वहां से ले सकते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एटम। पहले समझा कि क्या डेफिनेशन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, जैसे सपोज ये मेरे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये उसके चारों ओर उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेल है। तो इन शेल में क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, राइट। इसको अपन ऐसे बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, मान लो ये ऐसा है एटम का स्ट्रक्चर। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या मतलब है, इसको पहले ब्रेक करके समझते हैं। एक एटम है, उसका अपना वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल सबको पता होता है। वैलेंस शेल जो है, उस वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। और लेकिन एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। ये तीन टर्म्स डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, एक मेटल जो है वो फ्री फॉर्म में एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है, सॉलिड फॉर्म का मतलब ये है कि वो बहुत सारे अपने ही जैसे मेटल के साथ कनेक्टेड रहता है, इस तरह से। तो ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन हमको सॉलिड फॉर्म नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, गैसियस फॉर्म, और आइसोलेटेड होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। तो पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं, आइसोलेटेड और गैसियस। तो आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, जिसको अपन तन्हा तन्हा बोलते हैं वो। तो एक मेटल एम है, वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो गैसियस फॉर्म का मतलब क्या है, अगर मैं इस मेटल को यहां से निकाल लूं, निकालने का मतलब इन सब बॉन्ड्स को, इसके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करके इनको यहां से अकेला बाहर निकाल लूं, तो ये मेटल जो बनेगा ये कहलाएगा आइसोलेटेड, और यही कहलाएगा क्या, गैसियस एटम। अब बताती है कि न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब भी नहीं, ऐसा है तब भी नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो आपके मॉड्यूल में एक सवाल भी है कि इनमें से कौन सी कंडीशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सूटेबल है। तो उसमें ऐसा ऐसा दिया होता है कुछ ऑप्शन में, एम एक्वस, एम प्लस, एम सॉलिड, एम गैस। तो सॉलिड तो एक्वस भी नहीं होना चाहिए, चार्ज भी नहीं होना चाहिए, सॉलिड भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए।
यहाँ तक समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई कि डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब एनर्जी देनी क्यों पड़ती है, बात ये आती है कि हमको एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है इस प्रोसेस के अंदर, तो वो समझते हैं। देखो हुआ क्या कि मान लो ये न्यूक्लियस है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब प्लस और माइनस में तो हम सबको पता है क्या होता है, अट्रैक्शन लगा रहता है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, राइट। ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है, Q1 Q2 आप इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें। आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब रेडियस जो है उसका स्क्वायर। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है। अब बात आती है, देखो अगर किसी भी चीज पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल समझता हूं, ये मान लो मेरे पास चौक है, इस चौक को दो कंडीशन है, या तो मैंने मेरे हाथ पे इस तरह से रख लिया, इस पर मैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा, उसको मैंने होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, तो अगर आपको इस चौक को उठाना है तो आप इजीली उठा लेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस चौक को मैंने टाइटली होल्ड कर लिया, टाइटली पकड़ लिया, फोर्स लगा दिया, तो अगर आपको अब इस चौक को मेरे हाथ में से निकालना है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इस पे मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सेम वैसे ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे है, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, अपोजिट है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट आपको काम करना है। तो अपोजिट काम करने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस में मुझे यहां क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल एच इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल एच इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा हो गया, एंडो। अभी इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला के गया कहां, तो वो समझते हैं। हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के इंफिनिटी पे भेज दिया। अब इंफिनिटी पे भेजा, इंफिनिटी का मतलब क्या है, देखो इंफिनिटी डिफाइन, अब हमारी नजर में इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी इसको हमने किसी ने देखा ना हो, लेकिन एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंफिनिटी को सोचें तो एटम के हिसाब से तो 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ही इंफिनिटी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एटम खुद में इतना छोटा पार्टिकल है जिसको अपन खुद नहीं देख पाते अपने नेकेड आइज से, तो एटम जब इतना छोटा है तो उसके रेस्पेक्ट में तो इतनी डिस्टेंस ही क्या हो गई, इंफिनिटी हो गई। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को निकाला क्यों, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन निकला है तो कोई ना कोई तो गेन कर रहा होगा। जब कोई गेन करेगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी थी वही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है वो, आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब बात आती है यूनिट। यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट क्या होती है इसकी। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको कन्वर्जन भी मिल जाता है। कन्वर्जन कैसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वो आपको जूल में कन्वर्ट करने को कह देगा, तो जूल में कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। अगर उसमें कन्वर्ट करने को कहे तो हम ये वाली यूनिट लगा देंगे, इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमको ये पता होनी चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। क्लियर हुआ, ये हमको इस तरह से याद होना चाहिए। अब बात आती है, इसके बाद हम आगे चलते हैं एक टॉपिक की तरफ जिस इसी से रिलेवेंट है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, तो देखो सक्सेसिव मतलब होता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब, जैसे मान लिया इस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव किया तो मेरे को कुछ एनर्जी देनी पड़ी,
ठीक है, डेल H1 मान लेते हैं उसको, वो कैसी थी, देनी पड़ी इसलिए पॉजिटिव, राइट। इसको हमने बोल दिया IE1, राइट। अब दूसरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया, बाहर निकाला, तो यहां पर भी क्या करना पड़ा, हमको एनर्जी देनी पड़ी, डेल H2 बोल दिया, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, IE2। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है वो समझते हैं। किसी भी एटम में से जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो उस प्रोसेस में दी जाने वाली एनर्जी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो क्या कहलाती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या रिलेशन है इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब IE1 IE2, मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE3, इनमें रिलेशन क्या है वो हम कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो, देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE1 दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो IE2 हो गया, सपोज तीसरा निकाला तो IE3 हो गया, IE1 IE2 और IE3। अब क्या रिलेशन है, मतलब ये तीनों इक्वल होती हैं, IE1 बड़ी होती है या IE1 छोटी होती है, ये रिलेशन हमको समझना है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कोई एटम था जिसका एटॉमिक नंबर इनिशियल में मान लेते हैं 12 है, ठीक। मतलब सिंपल सी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 12 हैं, और प्रोटॉन भी अभी कितने हैं, 12 हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। आगे की बात, अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब सोचो, पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन रह गए कितने, 11, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 12। तो 12 प्रोटॉन मेरे पास हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 11। मतलब जो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो अब सिर्फ कितने को कर रहे हैं, 11 को कर रहे हैं। फिर एक और चला जाए तो 10 को करेंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है, सेम। इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, किनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब उनका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है, तो रिमूव करने के लिए आपको फोर्स, आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यही बात है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के लिए विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा इंक्रीज करती है, हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी, विदाउट सिंगल एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं आता। क्लियर हुआ, मतलब अगर एक एटम M, उससे मैंने M1 बनाया, मतलब M प्लस बनाया, उससे मैंने M+2+ बनाया, इससे मैंने M3+ बनाया, तो इस प्रोसेस में IE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो, दूसरा निकाला तो IE2, तीसरा निकाला तो IE3। तो रिलेशन क्या हो गया, IE1 छोटा है, IE2 बड़ा है, और IE3 और बड़ा है। क्लियर हुआ, ये होती है हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है किसको लेकर, आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर। अब बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज साइज। साइज पे कैसे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसको ऐसे बहुत सिंपल वे में समझते हैं। सपोज ये एक एटम ए है, कोई अननोन मान लिया, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका N1 शेल, N2 शेल और N3 शेल, ये इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक और एटम मेरे पास है, ये उसका न्यूक्लियस, ये N1, ये N2, ये N3 और ये N4। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन रखा है कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक। यहां न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। यहां इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को मैंने मान लिया r1, क्या डिस्टेंस है, r1। सिंपल सा देख के मुझे पता लग रहा है कि r1 जो है
वो क्या है, बड़ी है किससे, आर से। पता लग रहा है। अब बोले सर इसका रेडियस का क्या लेना देना है इस आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसको अपन ऐसे समझते हैं, सपोज ऐसे समझते हैं कि मान लो ये मेरे हाथ में एक मैग्नेट है, क्या है ये, मैग्नेट, और ये कोई आयरन है, ये क्या है, आयरन। इस मैग्नेट से इस आयरन की डिस्टेंस आर है, कितनी डिस्टेंस है, आर, ठीक। अब इसकी डिस्टेंस है R1। इन दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा लग रहा होगा, ऑब्वियसली बात है यहां लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब बोले तो मैग्नेट से इस आयरन की डिस्टेंस क्या है, कम। तो मतलब सिंपल सा फंडा होगा कि डिस्टेंस जितनी अपोजिट चार्ज के बीच में कम होगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। और हमको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन की, सब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जितनी कम होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। तो उस हिसाब से क्या हो गया, हमने क्या देखा कि छोटा एटम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, ज्यादा। तो मतलब क्या रिलेशन निकल के आया कि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। कि अगर साइज छोटी है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और साइज कम है, सॉरी साइज बड़ी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, राइट। इसको एक और चीज हम देख लेते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल दो तरह से मूव करती है, लेफ्ट टू राइट और अप से डाउन, लेफ्ट टू राइट एंड अप से डाउन। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, इन जनरल क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन के हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और नीचे आने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये रिलेशन हमको याद होना चाहिए। इसी में एक पॉइंट मैं और इंक्लूड करता हूं, वो ये है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें यहां तक। इसी में एक पॉइंट देखें, सपोज मेरे पास कोई एटम एम ए है, या इसको एम एटम मान लेते हैं, राइट। ऐसे मान लेते हैं एम एटम है, कोई अननोन एटम एम है, ये उसका एनायन है नेगेटिव चार्ज के बाद, ये उसका कैटायन है, राइट। अगर मैं इसमें साइज का रिलेशन पूछूं कि साइज का क्या ऑर्डर होने वाला है, तो हमको सिंपल सा पता है कि पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो साइज रिड्यूस होती है, नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज इंक्रीज होती है। तो ये ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर साइज का ऑर्डर ये है तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इसका इनवर्स ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब यहां से क्या समझ में आया कि एक न्यूट्रल एटम है, एक न्यूट्रल एटम है, एक उसका कैटायन है, एक उसका एनायन है। तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का, मैं फिर फोर्स देके बोल रहा हूं, मैं एक ही पर्टिकुलर मतलब सेम एटम का एनायन होना चाहिए और सेम एटम का कैटायन होना चाहिए, उसके रिलेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, कैटायन जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और एनायन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, F और F माइनस, बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। रिलेशन देखो, एनायन की कम होती है और न्यूट्रल एटम की ज्यादा होती है, तो ये हो गया, हुआ कि नहीं। और देखो Mg और Mg प्लस किसकी होगी ज्यादा, ऑब्वियस ही बात है प्लस वाले की ज्यादा होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हमको देखने को मिले तो हम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो पहला फैक्टर हमने देख लिया क्या, साइज। दूसरा फैक्टर बहुत छोटा है और बहुत आसान है, वो ये है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है, तो जेड इफेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, जेड इफेक्ट कहलाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा होगा रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से रिलेशन क्या हो गया, जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कौन, आयनाइजेशन एनर्जी, कि जितना ज्यादा जेड इफेक्ट उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी। आगे चलते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, वो है पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है पहले ये समझते हैं। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है। पेनिट्रेशन को मैं ऐसे समझाता हूं कि सपोज मेरे पास चार वॉल है, चार दीवार है। पहली दीवार जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ी है, दूसरी दीवार 4 सेंटीमीटर बड़ी है, तीसरी दीवार जो है मतलब उसकी चौड़ाई, और तीसरी ये जो है 6 सेंटीमीटर, चौथी जो है 8 सेंटीमीटर। मुझे इनके अंदर ड्रिल करना है, मतलब इसमें आर पार मुझे छेद करना है। तो कहाँ मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, कहाँ लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है कहाँ लगानी पड़ेगी, 8 वाले पे लगानी पड़ेगी क्योंकि वो जितनी ज्यादा पावरफुल है। तो वैसे ही क्या है, आपने पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। शील्डिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि एस, पी, डी और एफ 4 सबशेल होते हैं। इसमें से इसकी पेनिट्रेशन, इसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, पी की कम होती है, डी की कम होती है और एफ की सबसे कम होती है। मतलब इसकी शील्डिंग सबसे पावरफुल है, मतलब ये सबसे ज्यादा चारों सबशेल में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी सबसे ज्यादा टिपिकल होगा, है ना, सबसे ज्यादा टिपिकल इसमें से रहने वाला है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर तभी लगेगा जब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 1 हो। ये फैक्टर तभी लगेगा जब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना हो, 1 हो। अगर 1 से ज्यादा का डिफरेंस है तो ये फैक्टर लगने वाला नहीं है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक 2s ऑर्बिटल है, 2s सबशेल है, एक 2s की जगह एक 2p है। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, एक बार इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है। तो अगर मेरे को इसका ये देखना है कि 2s में रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है या 2p में ज्यादा है, तो हम कैसे देखेंगे। देखो इनका शेल नंबर तो सेम है, सेकंड बराबर। मान लेते हैं कि दोनों का एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ s में से निकालना है या p में से निकालना है, मैंने क्या बताया, s में टिपिकल है, p में उसकी कंपेरेटिवली इजी इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 3s है, 3p है और 3d है, तो ऑर्डर बताओ। तो 3s में सबसे ज्यादा, 3p में कम और 3d में सबसे कम। क्लियर हुआ। ये ऑर्डर है मेरा कौन सा, ये मेरा फैक्टर कौन सा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर। क्लियर हुआ। लास्ट फैक्टर जो बचता है, लास्ट फैक्टर जो है वो है फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे, वो देखते हैं। तो हमको पहले एक चीज पता है कि हमारे पास 4 सबशेल हैं, कौन कौन से, एक तो S, एक P, एक D और एक F, ये 4 सबशेल है। हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, फुल फिल्ड, एक होता है हाफ फिल्ड, एक होता है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। ये 3 तरह के ऑर्बिटल मेरे पास होते हैं, ठीक। एस सबशेल के अंदर फुलफिल्ड होने पर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, पी में 6, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। हाफ फील्ड में हाफ हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 बराबर। पार्शियली फील्ड में एस में तो ये बिल्कुल हो गया खाली। पी के अंदर बात करें तो P1 रेस्ट जो भी बच गया, P2, P4, P5। इधर देखें तो P1,
P2, P3, P4, सॉरी D है ना ये तो D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 और D9। और यहां देखें तो F1, F2, F3, F4, F5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और ये बच गया लास्ट, ये भी यहीं लिख देते हैं F13। ये हो गए। अब कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट डालता है वो समझते हैं। ऐसे समझो कि 3 तरह के आदमी हैं। पहला आदमी जो है वो भयंकर स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल आदमी है वो, मतलब उसके पास सब चीज़ है, उसको दुनियादारी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा है जो न तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि कंप्लीट स्टेबल भी नहीं है, और अनस्टेबल भी नहीं है, मतलब मॉडरेट, मतलब हाफ। एक पार्शली, मतलब जो बिल्कुल भी स्टेबल अभी नहीं है। 3 तरह के आदमी हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा स्टेबल आदमी को छेड़ो, एक सबसे कम स्टेबल आदमी को छेड़ो, तो आपको दोनों में से किसके अगेंस्ट एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी? तो आपका आंसर आएगा कि सर सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है उसको अगर मैं छेड़ूंगा तो वो मेरे अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, राइट। और जो पार्शली फील्ड है, जो अनस्टेबल है, वो क्या, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसको डिस्टर्ब भी करोगे तब भी उसका कुछ जाने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसको अगर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सबसे जो अनस्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। मतलब कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है तो रिक्वायर्ड एनर्जी कंपेरेटिवली कम होगी। जैसे तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मेरे पास, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक S2 और सब शेल है, एक S1 है। बोलो कहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए? S2 में चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। P6 है, P3 है, बोलो कहाँ ज़्यादा चाहिए? P6 में चाहिए। क्यों? क्योंकि P6 क्या है, कंप्लीटली स्टेबल है। P3 क्या है, हाफ स्टेबल है। ये तो हमारे समझ में आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, P1 से ज़्यादा स्टेबल P2 है। भाई जिसकी जेब में 10 रुपए हैं और एक किसकी जेब में 20 रुपए, तो 20 रुपए वाला ही ज़्यादा पावरफुल हुआ, तो P2 वाला ज़्यादा स्टेबल, P4 वाला और ज़्यादा, P5 वाला और ज़्यादा। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल का ऑर्डर है तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम ही रहने वाला है। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, इधर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हो गया, ये हमने देख लिया। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पेपर में पूछा गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का आपको ऑर्डर डिफाइन करना है। तो देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करो, सबसे पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ये होता है 2s1, इसका होता है 2s2, इसका होता है 2s2 2p1। जिनको ये सब लिखना नहीं आता है तो मेरी इसके बाद सेकंड वीडियो जो आएगी, इस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो जो आएगी उसमें मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो 2s1 2s2 2s2 2p1, राइट। एटॉमिक नंबर भी वैसे जरूरत नहीं है, याद रहता है तो फिर भी लिख लेते हैं। इसका कितना होता है 3, इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है 5। ठीक है, अब समझो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस में से, S1 में से, यहां से निकलेगा किस में से, S2 में से, यहां से निकलेगा किस में से, P1 में से। तो पहले कंपेयर करते हैं।
S1 S2 बोलो कौन स्टेबल है? ऑब्वियसली बात है S2 स्टेबल है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहने वाली कहाँ है? S2 में है। S2 और P1, फिर फटाफट ध्यान रखना एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का? 1 का है, तो कौन सा इफेक्ट लगा सकते हैं? पेनिट्रेशन पावर। तो बोले सर यहाँ क्यों नहीं लगाया? अरे भाई इसलिए यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों ही क्या थे? एस थे। यहाँ पे क्या है? एक एस है और एक पी है, तो कंपेयर तो कर पाएंगे ना। तो यहाँ एस और यहाँ पी, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि पेनिट्रेशन पावर ज्यादा किसकी है? एस की है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा किसकी रहेगी? ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, मान लो एक एटम ए, एक एटम बी, एक एटम सी, एक एटम डी, एक एटम ई, ये 5 एटम है मेरे पास। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी, इनका एटॉमिक नंबर ही मान लिया अपन ने, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मान लो ये एटॉमिक नंबर है। ठीक बात, ध्यान रखना जब कभी भी आप किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैं सी वाले एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहा हूं इससे, इससे ज्यादा है कि कम है, इससे कंपेयर कर रहा हूं ज्यादा है कि कम है, तो बस मैं कंपेयर जो करूंगा मेरे अगल और बगल वाले से करूंगा, मुझे इसको नहीं देखना है, मैं इससे डायरेक्ट कंपेयर नहीं करूंगा, मेरा कंपैरिजन सिर्फ मेरे अड़ोसी और मेरे पड़ोसी से होगा, मेरे अगल बगल के एटम से मैं सिर्फ कंपेयर करूंगा, उसके आगे और उसके पीछे क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो वही मैंने किया, लिथियम का कंपैरिजन बेरिलियम से किया, लेकिन मैंने लिथियम का कंपैरिजन डायरेक्ट बोरोन से नहीं किया, और वही मुझे करना है। देखो मैंने बेरिलियम का कंपैरिजन लिथियम से किया और बेरिलियम का कंपैरिजन बोरोन से किया, क्योंकि ये इसके अगल बगल के एलिमेंट है, लेकिन लिथियम के अगल में तो यही है, ये तो उसके बाद के बाद वाला है, तो मुझे इससे डायरेक्ट मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के बिहाफ पर, इस ऑर्डर के बिहाफ पर अगर देखें तो लिथियम सबसे कम, लिथियम से बड़ा बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम से बड़ा भी, मतलब बेरिलियम किससे भी बड़ा है? बोरोन से, तो यहां आया बोरोन और यहां आया, क्लियर हुआ? ये तो छोटा सा ऑर्डर था, आप नोट डाउन भी करते चले साथ साथ। इसके बाद आता है सेकंड एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इनके अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करना है। तो पहले वही आउटर में शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ध्यान से देखना, यहां S1 S2 कौन ज्यादा स्टेबल? S2। S और P यहां लगेगा कौन सा फैक्टर? पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट, कौन ज्यादा हो जाएगा? अभी जिस देखा इससे पहले एग्जांपल, P1 P2, P1 P2 कौन ज्यादा स्टेबल? P2, कॉन्फ़िगरेशन में लिखाया। P2 P3, P3 क्या है? हाफ फिल्ड है, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा हो गया। P3 P4, P3 हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया। P4 P5, P5 P5 P6, P6। तो अगर हम यहां पर ये देखें कि अनसर्टेनिटी कहां पे आई, कहां पे वेरिएशन आया, और दो जगह आया, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ अनसर्टेनिटी है। क्यों? स्टेबिलिटी की वजह से। तो ऑर्डर एक्चुअली क्या हो गया यहां पर? लिथियम सबसे कम, उससे बड़ा बोरोन, उससे बड़ा बेरिलियम। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, मैंने कंपैरिजन सिर्फ आगे और पीछे वाले से किया, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से कंपेयर नहीं किया, ऑक्सीजन को मैंने नाइट्रोजन से किया और फ्लोरीन से किया, लेकिन मैंने ऑक्सीजन को कार्बन से नहीं किया। तो बेरिलियम के बाद में क्या आएगा? कार्बन। कार्बन से बड़ा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, देखो। तो पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन,
फिर फ्लोरीन, फिर लास्ट में नियोन। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। तरीका भी देखो, और ये ऑर्डर में कहाँ कहाँ वेरिएशन आया, एक तो यहाँ आया और एक यहाँ आया। क्लियर हुआ? बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको इनका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। ये आप खुद करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आप इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसके बाद इनका ऑर्डर डिफाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो एक्सेप्शन से रिलेटेड है। किससे? एक्सेप्शन से। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ चल लेते हैं अब। पहले मैं बात कर रहा हूं पी ब्लॉक पे एक्सेप्शन की। देखो, पी ब्लॉक में एक मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन है, वो ये है ये 13th ग्रुप। 13th ग्रुप जो है वो बहुत मोस्ट कॉमन एक्सेप्शन है। क्यों है वो देख लेते हैं। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं आउटर मोस्ट शेल का। 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का लिख रहा हूं, इसके बीच में 3d आया वो मैंने नहीं लिखा है। 5s2 5p1, 6s2 6p1। अगर हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें, जो मैंने साइज फैक्टर में पढ़ाया था कि मूविंग डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो इस हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे कम इसका और सबसे ज्यादा इसका। लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? वो इसका जो फाइनल ऑर्डर रहता है वो ये रहता है, सबसे ज्यादा बोरोन, उससे कम टेलुरियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। ये इसका ऑर्डर है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। इसको याद करने का तरीका देखो। बोरोन कौन से नंबर पे? पहले नंबर का है, बिल्कुल 1। टेलुरियम कौन से का है? 5वें नंबर का। और आ कौन से पे है? दूसरे पे रहा है, 1 5। ये तीसरे नंबर का, तो 3। एल्यूमिनियम दूसरे नंबर का है, तो 2। ये 4। तो ये तरीका हो गया क्या? 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब ये एक्सेप्शन क्यों आया? यहां एक्सेप्शन जो इसमें आया वो आया किसकी वजह से? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक, यहां क्यों आया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये पीरियोडिक टेबल में अपन अच्छे से पढ़ते हैं। मेरे जो वीडियो अपकमिंग होंगे उन पे भी आप ढंग से इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक एक्सेप्शन तो मुझे 13th ग्रुप में मिल गया। एक और एक्सेप्शन होता है, वो है किसमें? 14th ग्रुप में। वो क्या है? वही नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी। बट यहाँ क्या हो जाता है? ये जो ऑर्डर है वो ऐसा हो जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, होना क्या चाहिए था? ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है? कार्बन, सिलिकॉन,
वेरिएशन कहाँ आया, ये लास्ट के दो एलिमेंट में, वही सेम लेंथ नाइट कॉन्ट्रेक्शन। तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला वेरिएशन आ गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4 याद रह जाएगा, 1 2 3 5 और 4। तो ये हो गया मेरा पी ब्लॉक के अंदर, आगे वाले ग्रुप में एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये हो गया क्लियर मेरा। अब बात करते हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लें। अब बात करते हैं आगे, डी ब्लॉक जो एक्सेप्शन की खान है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एक्सेप्शन को समझने से पहले कुछ छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज हमारे डी ब्लॉक की है। इसमें एक बात ध्यान से सुनना कि डी ब्लॉक में जो फर्स्ट एटम है, ये डी ब्लॉक में किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट एटम होता है, वो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होती है, वेरी लेस। इन सब में सबसे कम किसकी है, फर्स्ट एटम की, और लास्ट एटम की सबसे ज्यादा होती है। मतलब बाकी सब एटम जो बीच के ये बच गए, इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में वेरी करेगी। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट एटम है, सीरीज कौन सी, सिर्फ डी ब्लॉक की, उसकी जो फर्स्ट एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम और लास्ट वाले की सबसे ज्यादा होती है। ये तो हमने पीरियड के हिसाब से मैंने आपको ध्यान रखने वाली बात बताई है। अब ध्यान से सुने, एक्सेप्शन कहां से कहां तक आते हैं। देखो अब ध्यान सुनना, ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। ये हो गया कौन सा, फोर्थ ग्रुप। ऐसे करते करते कहां तक आएगा, ये हो गया हमारा 12th ग्रुप। ये हमारा यहां तक जाएगा 12th ग्रुप तक। एक्सेप्शन कहां से आने शुरू होते हैं, वैसे जनरली क्या होना चाहिए, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो वैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी इन सब की। लेकिन एक्सेप्शन आने शुरू हो जाते हैं फोर्थ ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के बीच में। अब वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, देखो लेंथेनाइट के बाद से यहां 14 एलिमेंट जो हैं कहां चले गए, एफ ब्लॉक में चले गए। 4F सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज जिसको बोलते हैं, यहां से भी 14 एलिमेंट कहां चले गए, एफ ब्लॉक में चले गए। 5F सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज। तो ये एलिमेंट जो नीचे गए, एफ ब्लॉक में गए, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा, इसका 4F में गया होगा इसका, और 5F में गया होगा इसका। तो हमको पता है, हमने आज भी देखा और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि F की शील्डिंग कैसी होती है, पेनिट्रेशन इफेक्ट में पढ़ा था। F की शील्डिंग कैसी होती है, सबसे पुअर। तो पुअर शील्डिंग का मतलब क्या है, पहले वो समझो। पुअर शील्डिंग का मतलब ये है, सपोज मैं आपको मेरी तरफ खींच रहा हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, आप इलेक्ट्रॉन हो, मैं आपको मेरी तरफ जब खींच रहा हूं, तो अगर आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है, मतलब आप मेरे में मान लो पॉजिटिव चार्ज है, आप में नेगेटिव चार्ज है, मैं आपको खींच रहा हूं और आपके मेरे बीच में कोई नहीं, तो मैं आपको अपने पास खींच लूंगा। मेरे बीच में आप अपने बीच में कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो अपन को रोकता हो। लेकिन आपके और मेरे बीच में 100% कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो अब आप जैसे ही मेरे पास आने लगेंगे तो आपके और आपके आगे वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव चार्ज है और आप में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है वो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना आप मेरे से दूर जाओगे। तो यही क्या कहलाती है, शील्डिंग कहलाती है। कि एफ की जो शील्डिंग है, एफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना ज्यादा रिपेल नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी शील्डिंग उतनी ज्यादा पुअर है। तो पुअर शील्डिंग की होने की वजह से यहाँ साइज में वेरिएशन आता है। आपने साइज जब पढ़ी होगी तब आपको पता होगा। तो साइज में जब वेरिएशन आ गया, साइज जब छोटी हो गई,
तो ऑब्वियसली बात आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन आता है फोर्थ ग्रुप से। बोले सर थर्ड में क्यों नहीं आया, तो भाई एलिमेंट जो गायब हुए वो इसके बाद हुए, तो इसका इफेक्ट भी कहां पड़ेगा, इसके बाद में पड़ने वाला है। तो थर्ड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, थर्ड ग्रुप के बाद में एक्सेप्शन है। तो मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड ग्रुप में ऑर्डर क्या होता है, 3D की सबसे ज्यादा, 4D की कम, 5D की और कम, और 6D की और कम। जनरल ट्रेंड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। 4, 5, 6 और 10 इस ग्रुप के अंदर एक्सेप्शन रहता है। वो क्या रहता है, जो ऑर्डर जो रहेगा किसके अंदर, 4th, 5, 6 और 10th वाले ग्रुप में, वो ये रहता है 3D सबसे छोटा, उससे बड़ा 4D ग्रुप, उससे मतलब 4D सीरीज, उससे ज्यादा 5D सीरीज। रेस्ट 7, 8, 9, 11 और 12th ग्रुप, इसमें ऑर्डर क्या होता है, 4D सबसे कम, 3D सबसे ज्यादा, 5D सबसे ज्यादा। तो यहां देखने वाली बात क्या है कि 4th से लेकर 12th ग्रुप में एक चीज कॉमन है, क्या, 5D ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा है। वेरिएशन कहां आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो आपको ये वाला जो मैं लिख रहा हूं ये कॉलम बनाकर, ये कॉलम याद होना चाहिए। अगर इससे क्वेश्चन आया तो यही आपसे गलती करवाएगा। तो ये अगर ये आपको याद है तो इजीली आप कर पाओगे। तो ये आप एक बार नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस अपन एक बार अपन देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, देखो। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। Sc, Zn और Hg, तीन एटम मुझे दिए, आपको इनका ऑर्डर लिखना है। तो सोचो कैसे करेंगे। Sc और Zn एक पीरियड के एटम है, बिल्कुल है। Zn और Hg किसके हैं, ग्रुप के हैं। कौन से ग्रुप के, 12th ग्रुप के। 12th ग्रुप को याद कैसे रखते हैं, जिंदगी Zn, कैडबरी हो गई, जिंदगी कैडबरी हो गई। कौन सा ग्रुप है, ये 12th ग्रुप का है। तो मैंने आपको बताया था क्या, ये जो सीरीज है 3D सीरीज, इसमें Sc का सबसे कम होता है, Zn का सबसे ज्यादा होता है। तो इन दोनों के हिसाब से ऑर्डर क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अब ग्रुप के हिसाब से देखें तो कौन सा ग्रुप है, 12th ग्रुप है। और 12th ग्रुप में अभी मैंने क्या लिखाया, 5D का सबसे ज्यादा होता है। 5D कौन है, ये है। तो ऑर्डर क्या हो गया। अगर मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया होता, Sc, Zn, Cd और Hg, इसका डिफाइन करो, तो देखने वाली बात थी, ये हो गए पीरियड के एलिमेंट, ये हो गए ग्रुप के एलिमेंट, राइट। तो क्या था, Sc से बड़ा Zn तो होना ही होना है। लेकिन यहां क्या ऑर्डर है, Zn क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, 4D से बड़ा 3D, 3D से बड़ा 5D, राइट। तो 4D से बड़ा Zn और ये सबसे बड़ा, तो ऑर्डर क्या हो गया, Sc, फिर Cd, फिर Zn, फिर Hg। क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सही कर लोगे पक्का। अब मैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, जैसे आपको ये दिया कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखो। किसका, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। इस क्वेश्चन को और बड़ा कर लेते हैं, फ्लोरीन भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब तो समझना, पहले इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, वो लिख लो, 2s2 2p 2, 2s2 2p 3, 2s2 2p 4, 2s2 2p 5, ये होता ना। फर्स्ट का तो हमने देख ही लिया था,
सेकंड का देखते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका पहले से, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, तब ऑर्डर डिफाइन करो, राइट? तो देखो, निकल चुका तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहां से, क्या बचेगा? 2p1, 2s2 तो है ही, साथ में क्या बचा? 2p1। यहां क्या बचा? 2p2। यहां क्या बचा? 2p3। यहां क्या बचा? 2p4। ये 2s2 सब जगह है। तो अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब कैसे? हमको पता है P1 और P2 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? P2। P2 P3 में P3, P3 P4 में हाफ फेल्ड, तो P3। तो ऑर्डर डिफाइन कर दो फटाफट। P1 बोले तो कार्बन, P2 बोले तो नाइट्रोजन। अब ये बड़ा है ना, लेकिन ये किससे भी बड़ा है? फ्लोरीन से भी बड़ा है। तो पहले कौन आएगा? फ्लोरीन, फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन। ये लो, हो गया ऑर्डर डिफाइन। तो कभी भी सेकंड निकाले, थर्ड पूछे, कोई सा भी आयनाइजेशन एनर्जी का आपसे ऑर्डर पूछ ले, तो एक ही तरीका है, क्या? पहले स्टार्टिंग वाला वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो उसका, उसके बाद जितने वो बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, थर्ड बोल रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इस तरह से। उसके बाद आप ऑर्डर डिफाइन कर ही सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वो ये है, क्रोमियम और मैंगनीज का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर में कंपेयर करेंगे, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये लो, पहले बात करेंगे IE1 की। बोलो, यहां निकलेगा S में से, यहां भी निकलेगा S में से, लेकिन S2 है, ये ज्यादा स्टेबल है S1 के कंपेयर में, इसलिए ये हो गया ऑर्डर, राइट? अब IE2 की बात करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां क्या रह गया? 3d5 4s0। यहां क्या रह गया? 3d5 4s1। क्लियर के नहीं? बोलो, यहां निकलेगा D में से, यहां निकलेगा S में से, और 3D कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है किससे? 4s से, क्योंकि वो थर्ड शेल का है और ये फोर्थ शेल का है। डिस्टेंस 4 की ज्यादा होगी न्यूक्लियस से थर्ड शेल के कंपैरिजन में, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो मैंगनीज की ज्यादा है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है दूसरे एटम से, तो सेकंड भी ज्यादा ही हो, उसमें चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपको स्पेशली और देखने को मिलेगा वो ये है, देखें, ऐसा क्वेश्चन देता है कि लेट सपोज, ऐसा बोलेगा कि सपोज कीजिए कि एक अननोन एटम है, कौन सा? M, ठीक? उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे दी आपको 10, 12, 15, 45, ये आपको दे दी। एक अननोन एटम है जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी उसने आपको दे दी, मतलब ये IE1, ये IE2, ये IE3, ये IE4 का उसने आपको ऑर्डर दे दिया। तो वो आपसे कह रहा है कि बताओ वो एटम कौन सा है। उसने एटम दे दिया आपको, ए एटम बेरिलियम, दूसरा एटम बोरोन, तीसरा एटम कार्बन, और चौथा एटम नाइट्रोजन। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा सवाल जब आता है तो बच्चा ब्लैंक हो जाता है कि सर ये कैसे करें, हमको एटम ही नहीं पता है। पता नहीं लगाना है, हमको कंसेप्ट से चलना है। कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। गिवन आयनाइजेशन एनर्जी में से उस आयनाइजेशन एनर्जी को पकड़ लो जहां पे डिफरेंस दो कंटिन्यूस आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, डिफरेंस डबल से ज्यादा दिख रहा हो। तो देखते हैं ऐसा कहां है। यहां तो डबल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। उस डिफरेंस को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब सोचो, ये डिफरेंस डबल से ज्यादा का आया, इसका मतलब यहां पर 100% जो ये एनर्जी 45 आई, ये एनर्जी इतनी ज्यादा एकदम से बढ़ गई, 3 टाइम्स हो गई, मतलब कंफर्म यहां पर कोई ना कोई नोबल गैस है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद जो ये बना होगा वो नोबल बना होगा। तो ऐसा कौन सा एटम है वो डिफाइन करो। तो देखो,
मतलब क्या है, m पहले बना m प्लस, फिर बना m प्लस 2 प्लस, फिर बना m 3 प्लस, राइट। तो पहले की वैल्यू 10, दूसरे की वैल्यू 12, तीसरे की वैल्यू 15 और फिर 45। तो ये जो बना है ये है कौन, नोबल गैस। तो ऐसा कौन है वो, देखो बेरिलियम, सोचने का तरीका समझना। बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा, लिथियम के जैसा। एक और जाएगा तो हीलियम के जैसा। यहाँ तो दूसरे नंबर पे आ गया, हमको कौन से नंबर पे चाहिए, 1 2 3, 3 निकलने के बाद चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। बोरोन देख लो, फिर पहले बनेगा बेरिलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिथियम जैसा, फिर हीलियम जैसा। अब निकलेगा तो नोबल गैस बन गई, नहीं ये देखो 10 12 15 और लास्ट में 45। एक और देख लेते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से पहले क्या बनेगा, कार्बन, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर हीलियम। तो ये तो बहुत दूर आ गया, तो ये हो नहीं सकता। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोरोन हो गया। अब इसमें एक और थोड़ा सा ट्विस्ट, ये कंसेप्ट पता होने के बाद भी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाता है। वो क्या करेगा, गिवन जो भी वैल्यू होंगी सब में डिफरेंट डबल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फिर अब कैसे करें। तो उसमें एक चीज होगी, अगर सब में डिफरेंट डबल तो है ही, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डबल से ज्यादा होगा, मतलब 3 टाइम्स या 4 टाइम्स होगा। तो उस वाले सेक्शन को पकड़ लो, वहां से अपना आंसर आएगा। तो तरीका यही है, पर क्वेश्चन को कितना ही ट्विस्ट कर दे चाहे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं एक टाइप के क्वेश्चन की और की तरफ। जैसे मान लो उसने आपको एलिमेंट दे दिए x y और z, उनकी IE1 IE2 IE3 की वैल्यू दी है। वो दे दी मान लो 93 इसकी, 993 इसकी, 97 इसकी, इसकी दे दी 1026, इसकी मान लेते हैं 1068 और इसकी मान लेते हैं 103, इसकी मान लेते हैं 1122 और ये 1249 और ये 1314। ये आपका डेटा है जो आपको क्वेश्चन के लिए उसने दिया है। अब आपको बोल रहा है पहला पार्ट इसका कि आप एक्स वाई और जेड जो एटम है, एलिमेंट है, इनकी नेचर डिफाइन करो। नेचर बोले तो ये मेटल है, नॉन मेटल है, नोबल गैस है, क्या है वो डिफाइन करो। हमको क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले एक्स एटम का डिफाइन करते हैं। देखो एक्स में देखो यहाँ डिफरेंस एकदम से बड़ा, बहुत लार्ज स्केल पे डिफरेंस आया कि नहीं आया। फिर देखो डिफरेंट डबल से ज्यादा नहीं है ना, मतलब ये जो एटम है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही नोबल बना, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते नोबल बनता कौन है, फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, मेटल। मतलब ये तो क्या हो गया अपने पास, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। वाई, भैया वाई में तो शुरुआत ही बहुत बड़े से हो रही है, कंपेयर देखो ना, मतलब ये बहुत बड़े से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब 100% ये क्या है, खुद नोबल गैस है। तो ये क्या हो गया, नोबल गैस। यहाँ देखो 1 2 3, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अब यहाँ पे हम, 1 2 और 3, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऐसा हो रहा है। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने पर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस बनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो सपोज करो m प्लस 2 m+3, तो ये 97, ये 103 और ये 1314। तो डिफाइन करो कैसे होगा। तो मान लेते हैं एटम कौन है, बेरिलियम, तो क्या बना होगा, लिथियम, लिथियम से क्या बना होगा, हीलियम। अब निकलेगी तो नोबल गैस वाली वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो गया, ये भी अपने आप में क्या है, मेटल। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुआ। आगे जो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी नोबल गैस है, तो हमने डिफाइन कर ही दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना हमें आना चाहिए, ये आपसे पूछ सकता है। एक और पूछ सकता है, छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसा बोलेगा एक एटम कोई एक्स है, राइट,
उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है इज वेरी लेस, बहुत कम है, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत कम है। तो बताओ वो एटम जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है या रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है? बताओ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो। देखो, एक एटम मान लिया एक्स है, वो फट से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना लेता है, एक्स प्लस बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। अरे हाँ या ना, कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन को कोई और ले भागेगा? अरे भैया फ्री चीज देखते दुनिया कोई भी लेके भागती है, इस इलेक्ट्रॉन को लेके फट से कोई निकल जाएगा, भाग जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मान लो वाई ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बन गया वाई माइनस। क्या बन गया? वाई माइनस। तो इसने खुद का तो ऑक्सीडेशन कर लिया, लेकिन इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो जो सामने वाले के साथ करता है वही कहलाता है, सामने वाले के साथ क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और चीज पूछी जाती है कि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो वो मेटल के रेस्पेक्ट में भी देता है, नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में भी देता है। तो मेटल के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो क्या होना चाहिए? मेटल किसी नॉन मेटल से जाके कब जुड़ेगा? जब वो तेजी से इलेक्ट्रॉन दे और ये तेजी से इलेक्ट्रॉन ले, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो ये क्या हो गया? मेटल के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा बॉन्ड कब बनेगा? जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? लेस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आयनाइजेशन एनर्जी पर देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को आप आराम से देखते चलें और इसके क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करें। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट आते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, या यूट्यूब पे भी आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको 24 आवर्स में इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और इस जो वीडियो मैंने बनाई, ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद इससे मेरे इस जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो समझाया उसी से खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाया, ताकि एक बार आपको पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और मैं तो इसके अंदर अपलोड करूंगा ही इसकी नोट्स को, लेकिन मैं करूंगा 48 आवर्स बाद, ताकि तब तक एक बार आप कोशिश करें खुद से कर पाएं। और अगर आपको किसी टॉपिक में पर्टिकुलर किसी टॉपिक में डाउट है, क्वेरी है, या जो अच्छे से समझ में नहीं आया है, जिसकी प्रॉब्लम नहीं बन पाती है, उसको आप मुझे मैसेज करके बोलें यूट्यूब पे या मेरे पेज पर, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।